अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में आज विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा, चाहे चीन की डिजिटल आक्रामकता का मुद्दा हो, कोरोना से बिगड़ते हालात हो, लॉकडाउन से प्रभावित वर्ग हो, खासतौर पे प्रवासी श्रमिक जिसको पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ा, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ा, इन सब पर आज सरकार को जबरदस्त रूप से घेरा गया है। सरकार से सवालों के जवाब मांगे गए, सरकार ने जवाब दिए भी हैं। क्या जवाब दिए हैं आपको बताएंगे दोनों सदनों में ऐसा, और कौन कौन से विधेयक नए पेश किए गए, कौन कौन से नए जो कानून आज बने संसद में, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे रविशंकर प्रसाद की भी, जो कि कानून मंत्री हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आम सहमति हो, इस पर व्यापक विचार विमर्श हो। क्या कहा है रविशंकर प्रसाद ने, विस्तृत तरीके से बताएंगे। और दोनों सदनों की आपको आज सबसे पहले देते हैं विस्तृत रिपोर्ट कि किस सदन में क्या हुआ। शुरुआत करेंगे राज्यसभा से। कांग्रेस के सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में उस मीडिया रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की जिसमें कहा गया है कि एक चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा 10,000 से अधिक प्रमुख भारतीय लोगों और संगठनों पर नजर रखने की बात की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन की डिजिटल आक्रामकता से निपटने के लिए सरकार को मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए। कांग्रेस के दो सदस्यों केसी वेणुगोपाल और राजीव सातव ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। इस पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि वह इस पर ध्यान दें और संबंधित मंत्री को इसकी जानकारी दें। लोकसभा में शून्यकाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चीन ने पहले कोरोना वायरस से आक्रामकता दिखाई, फिर सीमा पर आक्रामकता दिखाई और अब वह डिजिटल आक्रामकता दिखा रहा है। उन्होंने कहा, हम चीन के चंगुल में फंस गए हैं, क्या सरकार इससे अवगत है? चौधरी ने सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा कि चीन की डिजिटल आक्रामकता से निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। कांग्रेस के कोडिकुनिल सुरेश ने भी निचले सदन में यह मुद्दा उठाया। राज्यसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि वह एक चौंकाने वाली खबर की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की निजता से संबंधित है। उन्होंने कहा कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र की खबर में कहा गया है कि चीन की सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी अपने विदेशी लक्ष्यों के वैश्विक डेटाबेस में 10,000 से अधिक भारतीय लोगों और संगठनों पर नज़र रख रही है। वेणुगोपाल ने कहा, यह बहुत चौंकाने वाला है। निगरानी में भारत के राष्ट्रपति, आप भारत के उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सहित विपक्षी नेताओं, मुख्यमंत्री, सांसद, सेना प्रमुख और उद्योगपति शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनी ने प्रमुख पदों पर आसीन नौकरशाहों, न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों, धार्मिक हस्तियों और कार्यकर्ताओं के आंकड़े भी एकत्र किए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि यह गंभीर चिंता का क्षेत्र है। उन्होंने सवाल किया, सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और क्या कार्रवाई की गई है? राजीव सातव ने कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक चीनी कंपनी प्रमुख लोगों की जासूसी कैसे कर सकती है? सभापति नायडू ने संसदीय कार्य मंत्री से इस मामले पर गौर करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह प्रमुखता से सामने आया है, इसलिए संबंधित मंत्री को सूचित करें और देखें कि क्या किया जा सकता है। उन्होंने इसकी सत्यता का भी पता लगाने को कहा। उधर सरकार ने बुधवार को बताया कि वर्ष 2017 और 2018 में देश भर में 1198 लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया। इनमें से बोर्डों की समीक्षा के बाद 635 लोगों को रिहा कर दिया गया तथा 563 लोग अब तक हिरासत में हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि पिछले दिनों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2018 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में रासुका के तहत साल 2017 और 18 में सर्वाधिक संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। उन्होंने बताया कि कठोर कानून रासुका के तहत 2017 में पूरे देश में 501 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 229 लोगों को बोर्डों की समीक्षा के बाद रिहा कर दिया गया। कुल 272 लोग अब भी हिरासत में हैं। मंत्री ने बताया कि इसी प्रकार साल 2018 में 697 लोगों को रासुका के तहत हिरासत में लिया गया। इनमें से 406 को बोर्डों की समीक्षा के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि 291 लोग अब तक हिरासत में हैं।
उधर विपक्ष ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के तौर तरीकों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बुधवार को राज्यसभा में कहा कि यदि लॉकडाउन की घोषणा से पहले समुचित तैयारी की जाती तो प्रवासी मजदूरों सहित देश के एक बड़े वर्ग को इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। विपक्षी सदस्यों ने केंद्र से राज्यों का बकाया तुरंत जारी करने और उन्हें साथ लेकर चलने की भी मांग की ताकि वे कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति से बेहतर ढंग से निपट सकें। कोविड-19 के बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बयान पर उच्च सदन में हुई चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस साल के शुरू में हुई भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप के आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने आधिकारिक निवास में मोर के साथ तस्वीर को लेकर भी सरकार पर तीखे तंज कसे। कोविड-19 महामारी के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर चर्चा में भाग लेते हुए सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु होने के संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं और इसलिए कोई मुआवजा भी नहीं है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार के पास इसके आंकड़े क्यों नहीं हैं। हर राज्य जानता है कि किसकी मौत हुई, उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए सरकार को देश में प्रवासी श्रमिकों के संबंध में डेटाबेस बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक रजिस्टर होना चाहिए। जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें खाद्य सुरक्षा राशन नहीं मिला है, इस तरह की समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकारों को विश्वास में लेना चाहिए था जिससे वे बेहतर तैयारी कर सकते थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को जानकारी होती है कि निर्माण श्रमिक शिविर कहाँ स्थित हैं और वहाँ कितने लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 4 घंटे में रेलवे को रोक दिया गया। इसके दुखद दृश्य सामने आए और देश की जो तस्वीर बाहर गई वह अच्छी नहीं थी। शर्मा ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की पहली बार जो घोषणा की उसके लिए सरकार ने कितनी तैयारी की थी। उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह पता चलना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की घोषणा से पहले यदि समुचित तैयारी कर ली जाती तो प्रवासी मजदूरों ने जो पीड़ाएं झेली उनसे बचा जा सकता था। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमें कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति पर विचार करते हुए सिलसिलेवार घटनाक्रम को भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में पहला कोविड-19 मरीज 30 जनवरी को मिला। इस साल 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति की देश में मेजबानी की जा रही थी। डेरेक ने कहा कि इस महामारी के दौरान वह 2 मजबूत छवियों का उल्लेख करना चाहेंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना कहा कि एक छोटे कद वाली महिला बाजार में लकीरों से गोले खींचकर लोगों को आपस में दूरी बनाए रखने की सीख दे रही है। उन्होंने कहा कि एक अन्य छवि एक बाघ और एक मोर की है। उनका संकेत हाल में आई एक तस्वीर की ओर था जिसमें प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समीप एक मोर को दिखाया गया था। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने भी कहा कि कभी कभी नमस्ते आयोजन कितना भारी पड़ जाता है यह हमने पिछले 3-4 महीनों में भारत में देखा है। अब आगे से बड़ी सावधानी बरतनी होगी। झा का नमस्ते आयोजन से आशय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस साल फरवरी में हुई भारत यात्रा के दौरान उनके स्वागत के लिए किए गए आयोजन से था। सपा के रवि प्रकाश वर्मा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के नाम पर देश में पहले से जरूरी व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। इस वजह से आगरा, दिल्ली और अहमदाबाद आदि स्थानों में कोरोना वायरस के मामले बढ़े। उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसे लोगों को वंदे भारत योजना के तहत हवाई जहाज भेजकर वापस लाया गया, लेकिन देश में लाखों प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए कोई साधन नहीं था। प्रवासी मजदूरों ने घर लौटने के लिए भारी तकलीफों के बीच मीलों पैदल यात्रा की। द्रमुक के टी शिवा ने कहा कि सरकार डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत इंतजाम में व्यस्त थी और उसे लोगों की चिंता कम थी। उन्होंने दावा किया कि एक विदेशी गायिका के कार्यक्रम में वीआईपी लोगों में संक्रमण फैलने की घटना के बाद सरकार ने लॉकडाउन का कदम उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संक्रमण के मामलों की संख्या कम बता रही है और स्वास्थ्य कर्मियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सरकार ने बुधवार को इसके अलावा कहा कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलने वाली जनगणना के पहले चरण को कोविड-19 महामारी की वजह से टाल दिया गया है। राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़ों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए बहुस्तरीय पहल अपनाई गई है। उन्होंने बताया कि जनगणना 2021 का पहला चरण तथा संबंधित फील्ड गतिविधियों को कोविड-19 महामारी की वजह से टाल दिया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भविष्य के बदले पीछे ले जाने वाला दस्तावेज है तथा शिक्षा संविधान के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। खड़गे ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि एनईपी पीछे की ओर ले जाने वाला दस्तावेज है जो भविष्य के लिए योजनाएं बनाने और बच्चों को तैयार करने के बदले 2000 साल पीछे की ओर देखता है।
उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को बताया कि वर्ष 2016 से 2018 के बीच आतंकवाद निरोधक कानून यूएपीए के तहत कुल 3005 मामले दर्ज किए गए, जबकि इसी अवधि में इस कानून के तहत 3974 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक केंद्रीय एजेंसी है जो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अपराध संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इसे अपने वार्षिक प्रकाशन भारत में अपराध में प्रकाशित करता है। सरकार ने इसके अलावा कहा कि करीब एक साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद से वहां आतंकी घटनाओं में कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह भी बताया कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद वहां पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने तथा आतंकी हमलों में कम से कम 71 नागरिक तथा सुरक्षा बलों के 74 कर्मी मारे गए। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से 10 सितंबर 2020 के बीच आतंकी हमलों से जुड़ी घटनाओं में 45 नागरिक और 49 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसी अवधि में पाकिस्तान की ओर से सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने की वजह से 26 नागरिक और 25 सुरक्षाकर्मी मारे गए। उधर सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को असम के बागजन में उसके एक गैस कुएं में लगी आग के कारण आसपास के तेल एवं गैस कुओं से उत्पादन बंद होने की वजह से पिछले 100 दिन में करीब 148 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को यह बात राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही। प्रधान ने कहा कि गैस के एक कुएं में विस्फोट के चलते तिनसुकिया जिले में स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के कारण बागजन के आसपास अन्य कई तेल एवं गैस कुओं से उत्पादन बंद करना पड़ा। इन उत्पादन वाले कुओं को बंद करने से 27 मई 2020 से 8 अगस्त 2020 के बीच कंपनी को करीब 148 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होने का अनुमान है। बागजन में लगभग 2 हफ्तों तक गैस रिसाव के बाद मई के आखिर में एक गैस के कुएं में भीषण आग लग गई थी। इसके अलावा सरकार ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान लोगों के घायल होने या जान गंवाने को लेकर कोई आंकड़े उसके पास नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। यह प्रश्न कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा था। रेड्डी ने बताया, केंद्र सरकार के पास लॉकडाउन के दौरान प्रताड़ना, घायल होने या लोगों की मौत होने के संबंध में दर्ज प्राथमिकी मामले या शिकायतों के आंकड़े नहीं हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस और कानून व्यवस्था भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय है, अतः कार्रवाई संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा की गई। इसके अलावा सरकार ने बुधवार को कहा कि अब तक कम से कम 5.5 करोड़ नमूनों की कोविड-19 जांच की जा चुकी है और लगभग 40 लाख लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह भी बताया कि देश भर में प्रयोगशालाओं में एक दिन में करीब 10 लाख नमूनों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया 10 सितंबर तक कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए करीब 5.4 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है और लगभग 40 लाख लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। उधर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को संसद में जानकारी दी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI ने उत्तर प्रदेश सरकार को बताया है कि अयोध्या में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उसे पहले चरण में 478.1 एकड़ भूमि की जरूरत है। पुरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया, उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि उन्होंने भूमि के अधिग्रहण के लिए अभी तक 525.92 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर AAI की एक टीम ने दिसंबर 2019 में बड़े आकार के विमान के प्रचलन के लिए तथा हवाई अड्डे को और अधिक विकसित करने के क्रम में अध्ययन के लिए अयोध्या के मौजूदा हवाई अड्डे का दौरा किया। पुरी ने बताया, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में यात्री यातायात में अपेक्षित वृद्धि के अनुरूप हवाई अड्डे का विकास 2 चरणों में किया जाना उपयुक्त है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को यह भी कहा कि कोविड-19 के कारण 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय विमानन कंपनियों के राजस्व में इससे पिछले साल इस अवधि की तुलना में 85.7% की कमी आई। पुरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय एयरलाइंस के कर्मचारियों की भी संख्या कम हो गई। 31 मार्च को 74,887 कर्मचारी थे, जिनकी संख्या 31 जुलाई को घटकर 69,589 रह गई। उन्होंने कहा, विमान परिचालकों का राजस्व अप्रैल-जून 2019 में 5,745 करोड़ रुपए था, जो अप्रैल-जून 2020 में कम होकर 894 करोड़ रुपए रह गया। उधर गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्वेद संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के मकसद से लाए गए एक विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने बुधवार को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा पिछले सत्र में यह विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न आयुर्वेद संस्थानों का विलय कर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
3 आयुर्वेदिक संस्थानों स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुलाब कुंभ रेबा आयुर्वेद महाविद्यालय और आयुर्वेद औषधि विज्ञान संस्थान के विलय का विधेयक में प्रस्ताव किया गया है। चर्चा में कई सदस्यों ने सवाल उठाया कि गुजरात स्थित संस्थान को ही यह दर्जा क्यों प्रदान किया जा रहा है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जामनगर संस्थान का चयन मनमाने तरीके से नहीं किया गया, बल्कि उद्देश्यात्मक तरीके से इसे चुना गया, क्योंकि 1956 में स्थापित यह संस्थान इस श्रेणी में सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। हर्षवर्धन ने कहा कि आयुर्वेद विधा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ यह संस्थान लंबे समय से समन्वय करता आ रहा है और पिछले 20 साल में इसने करीब 65 देशों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछले 20 साल में इस संस्थान ने विभिन्न देशों के साथ 30 समझौते किए हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस के नेता मौसम नूर ने बुधवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। उन्होंने सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सदस्यता की शपथ ली। मौसम नूर ने अंग्रेजी में शपथ ली। वह राज्यसभा में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करेंगी। राज्यसभा में बुधवार को पंजाबी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाए जाने की मांग भी की गई। शून्यकाल में कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कश्मीर और पंजाब का बेहद गहरा रिश्ता है और कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा की सूची में पंजाबी को शामिल किया जाना चाहिए, अन्यथा अल्पसंख्यकों में असंतोष बढ़ेगा। श्रोमणी अकाली दल के बलविंदर सिंह भुंडर ने भी यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, आधिकारिक भाषा की सूची से पंजाबी को बाहर रखने का फैसला बेहद दुखदायी है। पंजाबी बोलने वालों की संख्या विदेशों में भी कम नहीं है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह तथा पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम स्वास्थ्य संबंधी वजहों से मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की बैठकों में भाग नहीं लेंगे। बुधवार को उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ सदस्यों के पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से मौजूदा सत्र की कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थता जताते हुए सदन से इसकी अनुमति मांगी है। नायडू ने कहा कि उन्होंने मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, ऑस्कर फर्नांडिस, हिशे लाचगुम्पा, मानस रंजन भुइयां, अंबुमणि रामदास, सुशील कुमार गुप्ता, कैप्टन वी लक्ष्मी कांताराव, परिमल नथवानी, महेंद्र प्रसाद, केजे केनी के पत्र मिले हैं। इन सदस्यों ने पूरे सत्र के दौरान कार्यवाही में हिस्सा लेने में असमर्थता जताई है। इसके अलावा नरेंद्र यादव, ए नवनीत कृष्णन और बंदा प्रकाश के भी पत्र मिले हैं। उन्होंने भी मौजूदा सत्र की कुछ बैठकों में भाग लेने में असमर्थता जताई है। उधर राज्यसभा में विपक्षी नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में इंजीनियरों के स्वयं सहायता समूह को समाप्त कर देने से 15,000 इंजीनियरों से काम छीन जाने का मुद्दा बुधवार को उठाया और सरकार से पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान आज़ाद ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2003 में कांग्रेस और पीडीपी की गठबंधन सरकार ने बेरोजगार इंजीनियरों को काम देने के लिए इंजीनियर स्वयं सहायता समूह प्रणाली की शुरुआत की थी। आज़ाद ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत इन समूहों को विकास कार्य में ठेके दिए जाते थे और उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन 4 दिन पहले सरकार ने पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी, जिससे 15,000 इंजीनियर सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने केंद्र से पुरानी प्रणाली को बहाल करने की मांग भी की। उधर शून्यकाल में ही कांग्रेस के पी भट्टाचार्य ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में होम्योपैथी की कुछ दवाइयों के उपयोगी होने का जिक्र किया। उन्होंने होम्योपैथी हेल्पलाइन शुरू किए जाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोरोना वायरस से बचाव में कुछ होम्योपैथी दवाइयां काफ़ी उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को होम्योपैथी टीका विकसित करने पर और इस क्षेत्र में अनुसंधान पर जोर देना चाहिए। उन्होंने होम्योपैथी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने का भी आग्रह किया। इस बीच सरकार ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दक्षिण राज्यों में आतंकी गुट आईएस की मौजूदगी के संबंध में 17 मामले दर्ज किए और 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत सहित विभिन्न राज्यों से कुछ लोगों के आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के बारे में सरकारी एजेंसियों को सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि एनआईए ने दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में आतंकी गुट आईएस की मौजूदगी के संबंध में 17 मामले दर्ज किए और 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्रीय और सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को दक्षिण भारत सहित विभिन्न राज्यों से कुछ लोगों के आईएस में शामिल होने के बारे में पता चला है। रेड्डी ने बताया कि एनआईए की जांच में पता चला है कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आईएस सबसे ज़्यादा सक्रिय है। उन्होंने बताया अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए आईएस इंटरनेट आधारित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल कर रहा है। इसे देखते हुए संबद्ध एजेंसियां साइबर स्पेस की सतत निगरानी कर रही हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। मंत्री ने बताया सरकार के पास सूचना है कि इन लोगों को वित्त कैसे मुहैया कराया जा रहा है और अपनी आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए उन्हें विदेशों से कैसे मदद मिल रही है। उन्होंने बताया कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दाइश, इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रोविंस, ISIS विलायत खोरासान,
इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और शाम खुरासान को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून 1967 के तहत प्रथम अनुसूची में शामिल कर उन्हें आतंकी संगठन घोषित किया है। इसके अलावा सरकार ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस का टीका विकसित करने का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है तथा 30 से अधिक वैक्सीन अभ्यर्थियों को सहयोग दिया गया, जिनमें से 3 परीक्षण के अग्रिम चरण में हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीका विकास परीक्षण के 4 कार्य क्लिनिकल पूर्व के अग्रिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोगियों के मकसद से उपचार विकल्पों का पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ पहले से प्रचलित दवाओं के 13 क्लिनिकल परीक्षण चल रहे हैं। उन्होंने कहा 30 से अधिक वैक्सीन अभ्यर्थियों को सहयोग दिया गया है जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं। 3 अभ्यर्थी चरण प्रथम, द्वितीय और तृतीय के अग्रिम चरणों में हैं। 4 से अधिक अग्रिम क्लिनिकल पूर्व विकास चरण में हैं। इसके अलावा जाति आधारित जनगणना के लिए वर्ष 2011 में एकत्र किए गए आंकड़े सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं ताकि उनका वर्गीकरण और उन्हें श्रेणीबद्ध किया जा सके। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गाँवों में और तत्कालीन आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने शहरों में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति संबंधी जनगणना की थी। राय ने बताया कि जाति संबंधी आंकड़ों को छोड़कर इस जनगणना के शेष आंकड़ों को अंतिम रूप दिया गया था और उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय ने और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रकाशित किया था। उधर सपा सदस्य जावेद अली खान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों से गेहूं खरीदने में 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ढुलाई व सफाई के पैसे ले रही है और लोगों को इस राशि की कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है। खान ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन किसानों के हाथ में 1905 रुपये की दर से पैसे आ रहे हैं। 20 रुपये गेहूं की ढुलाई, सफाई आदि के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं और इस राशि की कोई रसीद नहीं दी जा रही है। शून्यकाल में ही राकांपा सदस्य वंदना चव्हाण ने समाज के कमजोर तबके के छात्रों की मुश्किलों का जिक्र किया और कहा कि ऐसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 27% छात्रों के पास ना तो स्मार्टफोन और ना ही लैपटॉप या टीवी हैं। उन्होंने डिजिटल ढांचे को मजबूत बनाने और ऐसे छात्रों को डिजिटल सुविधाएं मुहैया कराने का सरकार से आग्रह किया। शून्यकाल में ही कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कोरोना वायरस बीमारी के इलाज में महत्वपूर्ण ऑक्सीजन की कीमतों में भारी वृद्धि होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले इसकी कीमत 10 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर थी, जो बढ़कर 50 रुपये तक हो गई है। इसके अलावा भाजपा के भागवत कराड़ ने भी यह मुद्दा उठाया और मांग की कि हर राज्य में ऑक्सीजन की समान और नियमित आपूर्ति हो। मनोनीत स्वपन दास गुप्ता ने पिछले दिनों विश्व भारती विश्वविद्यालय में हुई तोड़फोड़ का मुद्दा उठाया और सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के बाद विश्वविद्यालय 17 अगस्त से ही बंद है। शून्यकाल में ही कांग्रेस के राजमणि पटेल, भाजपा के राकेश सिन्हा, माकपा के इलाम करीम, राकांपा की फौजिया खान, बसपा के अमर पटनायक ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। उन्होंने इस संबंध में अपने वक्तव्य सदन के पटल पर रखे। इसके अलावा सरकार ने बुधवार को कहा कि पिछले 6 महीने में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई, जबकि इस अवधि में भारत पाक सीमा पर घुसपैठ के प्रयास के 47 मामले सामने आए हैं। राज्यसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा घुसपैठ के 594 प्रयास किए जाने के मामले सामने आए, जिसमें 312 घुसपैठ हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा पिछले 6 महीने में भारत चीन सीमा पर घुसपैठ का कोई मामला सामने नहीं आया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा असम के मूल निवासियों को संवैधानिक सुरक्षा मानक प्रदान करने के तरीके सुझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है और सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। यह जानकारी बुधवार को राज्यसभा में दी गई। समिति का गठन 1985 के असम समझौते के खंड 6 के तहत किया गया था। इसमें 1 दर्जन से अधिक सदस्य हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, असम समझौते के खंड 6 पर गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट असम सरकार को सौंप दी है और उसकी सिफारिशों पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस बीच लोकसभा में भाजपा के एक सदस्य ने पाकिस्तान की जेलों में कैद भारतीय मछुआरों के मुद्दे को उठाया और सरकार ने इनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की। शून्यकाल के दौरान निचले सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए दमन दीव के सांसद लालू भाई बाबू भाई पटेल ने कहा कि पाकिस्तान की जेलों में काफ़ी संख्या में भारतीय मछुआरे कैद हैं और उनकी काफ़ी नौकाएं भी जब्त कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इन मछुआरों के परिवारों को उनकी कुशलक्षेम की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। इससे परिवार के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। YSRCP पार्टी के मिथुन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान राज्य के बंटवारे के बाद नई राजधानी की घोषणा के समय जमीन की हेराफेरी किए जाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि नई राजधानी की घोषणा से पहले बड़ी मात्रा में काफ़ी सस्ती दर पर जमीन खरीदी गई, यह एक बड़ा घोटाला है। रेड्डी ने कहा कि चूंकि उनकी पार्टी की अभी राज्य में सरकार है, ऐसे में वह चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो। शून्यकाल के दौरान जदयू के सुनील कुमार पिंटो ने बिहार के सीतामढ़ी स्थित रीगा चीनी मिल पर किसानों की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि रीगा चीनी मिल पर किसानों का करीब 100 करोड़ रुपए बकाया है, किसान परेशान हैं, ऐसे में किसानों की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं। उधर कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह टिप्पणी की। मंत्री ने कहा, केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित प्रदेशों की सरकारों द्वारा तय कानूनों और नियमों के दायरे में आते हैं। सिंह ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पिछले साल 18.6 लाख से अधिक लोक शिकायतें मिली और इनमें से 16 लाख से अधिक का निस्तारण किया गया। उधर भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कम होकर 5.48 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 13.1 अरब डॉलर था। सरकार ने बुधवार को संसद में यह जानकारी दी। लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी 2020-21 के पहले 3 महीने में कम होकर 16.55 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 21.42 अरब डॉलर था। उन्होंने कहा, सरकार ने चीन को निर्यात बढ़ाकर और चीन से आयात पर हमारी निर्भरता कम करके उसके साथ व्यापार संतुलन के लिए लगातार कदम उठाए हैं। इसके अलावा सरकार ने बुधवार को कहा कि भारत के संविधान में सभी राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। हालांकि इसके लिए व्यापक स्तर पर विचार विमर्श अपेक्षित है। लोकसभा में दुष्यंत सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा, सरकार इस संवैधानिक जनादेश के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है, तथापि इसके लिए व्यापक स्तर पर परामर्श अपेक्षित है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार की समान नागरिक संहिता के अंतर्गत कुछ धर्मों को प्रदत्त अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करने की योजना है, मंत्री ने कहा, जी नहीं। उधर लोकसभा में बुधवार को सूचित किया गया कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में 224 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा के हित में सूचना का तकनीक कानून 2000 की धारा 69A के प्रावधानों के तहत टिकटॉक, हेलो और वीचैट समेत 224 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए हैं। सरकार ने इसके अलावा मंगलवार को बताया कि स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में कोविड-19 सहित विभिन्न कारकों के कारण इस वर्ष की प्रथम तिमाही के कारण 23.9% की कमी हुई है। लोकसभा में एस जगतरक्षकन, राजीव रंजन सिंह ललन, AKP चिनराज, कौशलेंद्र कुमार, के मुरलीधरन के प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना मामलों के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें अन्य बातों के साथ साथ नकद अंतरण या उसके बदले में अन्य वस्तु द्वारा परिवारों के लिए सहायता उपाय, मनरेगा कार्यकर्ताओं के लिए वेतन वृद्धि और भवन एवं निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए सहायता शामिल है। मंत्री ने कहा कि इसमें स्व सहायता समूहों के लिए गिरवी मुक्त ऋण, EPF अंशदान में कमी, प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का प्रावधान, PM स्वनिधि के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए ऋण सुविधा, आत्मनिर्भर पैकेज आदि शामिल हैं। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को लेकर आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए मंगलवार को कहा कि इस विधेयक के दायरे में केवल वैसी ही सहकारी सोसाइटियां आएंगी जो बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रही हैं। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को चर्चा एवं पारित होने के लिए रखते हुए ये बात कही, जिसमें जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंधन और समुचित नियमन के जरिए सहकारी बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप बनाने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक इससे संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। सीतारमण ने कहा कि बैंक का नाम रखकर जो सहकारी सोसाइटी काम कर रही हैं उन पर भी वही नियम लागू होने चाहिए जो वाणिज्यिक बैंकों पर लगते हैं। इससे बेहतर प्रशासन सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के दायरे में केवल वैसी सहकारी सोसाइटी आएंगी जो बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के सहकारिता कानूनों को नहीं छुआ गया है और प्रस्तावित कानून इन बैंकों में वैसा ही नियमन लाना चाहता है जैसे दूसरे बैंकों पर लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि यह उन सहकारी बैंकों पर लागू होगा जो बैंक, बैंकर और बैंकिंग से संबंधित होंगे। गौरतलब है कि यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यकता पड़ने पर सहकारी बैंकों के प्रबंधन में बदलाव करने का अधिकार देता है। इससे सहकारी बैंकों में अपना पैसा जमा करने वाले आम लोगों के हितों की रक्षा होगी।
विधेयक में कहा गया है कि आरबीआई को सहकारी बैंकों के नियमित कामकाज पर रोक लगाए बिना उसके प्रबंधन में बदलाव के लिए योजना तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। कृषि सहकारी समितियां या मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियां इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगी। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि अध्यादेश जारी करने के लिए कुछ आधार होते हैं, लेकिन इस अध्यादेश को जारी करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग प्रणाली केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन यहाँ जिला सहकारी बैंकों से कृषि क्रेडिट सोसाइटी को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तिवारी ने आग्रह किया कि सरकार इस विधेयक को वापस ले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था पर दूरगामी नकारात्मक असर होगा। वहीं भाजपा के शिव कुमार उदासी ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि सहकारी बैंकों के बेहतर प्रबंधन और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह विधेयक जरूरी है। उन्होंने कहा कि अतीत में सहकारी बैंकों से जुड़े कई घोटाले हुए हैं और कई अनियमितताएं हुई हैं। यह संशोधन इन पर भी प्रभावी ढंग से अंकुश लगा सकेगा। उदासी ने कहा कि विधेयक के कानून बनने के बाद सहकारी बैंकिंग व्यवस्था पर रिजर्व बैंक की प्रभावी निगरानी रह सकेगी। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के स्वागत राय ने सरकार से सवाल पूछा कि इस विधेयक को इतनी जल्दबाजी में क्यों लाया गया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई बैंकों का सफल नियामक साबित नहीं हुआ है और उस पर काम का अत्यधिक बोझ है। राय ने कहा कि इस बैंक के मामले में भी ऐसा देखने में आया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से राज्यों के अधिकारों का भी हनन होगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के श्री कृष्णा देवरायालू ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि हर समस्या के समाधान के लिए आरबीआई पर केंद्रित नहीं रहना चाहिए। बहस के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया गया। उधर लोकसभा में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने केरल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कथित पुलिस ज्यादती का मुद्दा उठाया और कहा कि लोकतंत्र के ऐसे दमन पर संज्ञान लेने की जरूरत है। निचले सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि केरल में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वालों को पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की वामपंथी सरकार के दौरान एक के बाद एक घोटाले आ रहे हैं और लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि सोना तस्करी का मामला अभी ताजा है। इससे पहले बाढ़ राहत घोटाला और कोविड-19 मरीजों के डेटा में कथित हेराफेरी का मामला भी सामने आया। राज्य में आवास संबंधी घोटाला भी लोगों ने देखा। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार भाई भतीजावाद में लिप्त है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों पर जिस तरह की पुलिस बर्बरता सामने आई है वह अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र के ऐसे दमन पर संज्ञान लेने की जरूरत है। भाजपा के ही निशिकांत दुबे ने झारखंड में पिछले कुछ महीने में आपराधिक घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि होने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय और यूपीएससी के मना करने के बाद भी राज्य की सरकार ने एक शीर्ष पुलिस अधिकारी की प्रभारी के रूप में नियुक्ति की है। दुबे ने इस मामले पर केंद्र से संज्ञान लेने की मांग की और कहा कि ऐसा नहीं होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। भाजपा के ही लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की कथित खराब स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में रामनवमी सहित ऐसे पर्वों के समय दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और प्रदेश सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद प्रतिमा मंडल ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मीडिया कवरेज का हवाला देते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग को लेकर सरकार को दिशा निर्देश बनाना चाहिए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत के बाद तरह तरह की तस्वीरें साझा की गई और मीडिया में भी तरह तरह की बातें की गई। प्रतिमा ने कहा कि आत्महत्या जैसे संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग को लेकर सरकार को दिशा निर्देश बनाने चाहिए। कांग्रेस के डॉक्टर अमर सिंह ने केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब में किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार को इनके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए और इनसे बातचीत करके भरोसे में लेना चाहिए। शिवसेना की भावना गवली ने मराठा समुदाय के आरक्षण का विषय उठाया। तृणमूल कांग्रेस की नुसरत जहां रूही ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण मुश्किल का सामना कर रहे मनोरंजन उद्योग की सरकार को मदद करनी चाहिए। जदयू के आलोक कुमार, बसपा के श्याम सिंह यादव एवं गिरीश चंद्र और कुछ अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। सरकार ने बुधवार को इसके अलावा कहा कि सांसद निधि को स्थायी रूप से समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और कोविड-19 की चुनौतियों को सामना करने में प्रयासों की पुष्टि के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का प्रचालन 2 वर्ष के लिए नहीं करने का निर्णय किया गया है। लोकसभा में तालारी रंगैया के प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का प्रचालन 2 वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान नहीं करने का निर्णय किया है। उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि गत 1 मई से 4,621 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों को चलाने के लिए राज्य सरकारों और उनके प्रतिनिधियों से 433 करोड़ रुपए किराए के तौर पर मिले। उन्होंने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 1 मई से 31 अगस्त के बीच देश में 4,621 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं, जिनमें 63.19 लाख लोगों ने यात्रा की। इससे पहले रेल मंत्रालय ने कहा था कि श्रमिक रेलगाड़ियों को चलाने में आने वाली लागत के 15% का भुगतान राज्य सरकारें करेंगी और 85% खर्च का वहन रेलवे खुद करेगा। गोयल ने कहा कि रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के लिए यात्रियों से सीधे कोई किराया नहीं लिया, बल्कि राज्य सरकारों और उनके प्रतिनिधियों ने इसका भुगतान किया। उनके मुताबिक राज्य सरकारों और उनके प्रतिनिधियों से किराए के तौर पर 433 करोड़ रुपए मिले।
तो ये थी दोनों सदनों से आज की खास रिपोर्ट। अगली कड़ी में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में ऐसा क्या हुआ जो आपके लिए जानना है जरूरी।